Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 1 नवंबर एंड डे है मंडे। आज हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट न्यूज़ से, बट उससे पहले मेरे को आपको 2-3 बातें बतानी है। तो पहली बात तो आज आई होप आपको वॉइस का थोड़ा इशू नहीं रह रहा होगा। दूसरी बात की जो क्वेश्चन वाला गेम था वो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आज। पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स आई होप आपको पता होंगे, मैंने आपको बताए थे। तो उसके अंदर से आपको ये बताना है कमेंट करके कि ज़्यादा कॉस्टली कौन सा होता है। जो अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो किस में ज़्यादा होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो पिछले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर से 3 लोग थे जिन्होंने कमेंट करके सही आंसर दिया था। दैट इज़ पंकज शर्मा, राहुल यादव एंड शशांक। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है लास्ट में जाके कुछ जैसे प्राइस वगैरह जैसे कुछ भी रखें छोटा मोटा। तो ये आप ज़रूर से आंसर करें नीचे। मैं एक बार नोट कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट न्यूज़ से सेल ऑफ नॉट ओवर, स्टॉक मार्केट में रिमेन अंडर प्रेशर। बहुत ही बेसिक बात है, हमने देखा था थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि निफ्टी 2% के आसपास से फेल कर गया और सेंसेक्स भी। उसमें इम्प्लीकेशन उन्होंने ये निकाला था कि अब से जो स्टॉक मार्केट में रैली चल रही थी वो नीचे जा सकती है। तो एक तरह से आप उसको ये कह सकते हैं कि उसके कॉन्टिनम में न्यूज़ है, यानी कि ये भी उसी बात को सपोर्ट करिए, उसी फैक्ट को। काफ़ी सारा इन्होंने डेटा दिया है और कुछ रीजंस बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली बात समझेंगे सेल ऑफ नॉट ओवर। सेल ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि बहुत ही हाई वॉल्यूम के अंदर अगर मार्केट के अंदर सेलिंग होने लगता है यहाँ पर प्राइस का डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से बताऊं तो प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर अलग से। इकोनॉमिक्स में ये चलता है कि प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लायर ज़्यादा मतलब एक तरह से इंकरेज होता है कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरे को ये ज़्यादा बनाना चाहिए, ज़्यादा बिकेगा, तो वो अपनी सप्लाई जो है बढ़ा देता है। बट अगर इसका उल्टा होता है, सप्लाई पहले बढ़ जाती है, यानी कि प्राइसेस में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, उसी प्राइस के ऊपर सप्लाई बढ़ जा रही है, या फिर इसका वो भी हो सकता है कि डिमांड कम हो जाए। दोनों बातें हो सकती हैं। तो इन दोनों से क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ से दूसरी चीज़ होने में उल्टा इम्प्लीकेशन बन जाएगा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई पहले बढ़ जाएगी तो प्राइस फिर उसका कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में रिमेन अंडर प्रेशर, वही बात है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो प्रेशर के अंदर रह सकता है। मैं अगर ब्लैक लाइन पढ़ूँ तो सेंसेक्स निफ्टी को डिक्लाइन में अनदर 5-10%। अच्छा, ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। इन्होंने काफ़ी अच्छा सर्वे कंडक्ट किया है। 100 लोगों के इन्होंने पोल करवाए हैं, मुझे नहीं पता कैसे करवाए हैं बट करवाए हैं। 100 लोगों के इन्होंने पोल करवाए हैं जो कि काफ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, कुछ एसेट मैनेजर्स हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी में फंड मैनेजिंग का काम करते हैं। तो उन सब से जो है इन्होंने 100 लोगों से पोल करवाए हैं। काफ़ी सारे पोल है, 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है इज़ द वर्स्ट रिसेंट सेल ऑफ ओवर, कि जो पहला जो भी सेल ऑफ चल रहा है जिसके अंदर निफ्टी इतना गिर गई है वो, तो ये क्या कम मतलब ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा क्या है। 27% लोग कह रहे हैं येस एंड 73% कह रहे हैं नो। ये एक नेगेटिव डेटा हो गया। सारे ही नेगेटिव डेटा है, सब यही मिला के कह रहे हैं कि नीचे ही जाएगा। हाउ मच द स्टॉक मार्केट एंड निफ्टी कैन फॉल, तो मेजोरिटी डेटा ये कह रहा है 5 से 10% फॉल करेगा। इज़ द बेस्ट ओवर फॉर मिड एंड स्मॉल कैप्स, यानी कि जो बेस्ट था, यानी कि बढ़ना था मिड और स्मॉल कैप कंपनी, जो आपको IRCTC जैसे और ऐसे काफ़ी सारी कंपनी जो है इसमें बूम कर गई रैली के अंदर, तो क्या ऐसा ये मतलब ख़त्म हो चुका है? तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं हाँ, तो वही ये भी नेगेटिव बात हो गई। डू यू एक्सपेक्ट अ सेल ऑफ सिमिलर टू द वन आफ्टर जैन 2018? वो ये कि आपका जैन 2018 के बाद जो सेल ऑफ आया था वो थोड़ा छोटा सेल ऑफ था, तो उसके अंदर जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उससे बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे। इसका मीनिंग ये है। निफ्टी टारगेट फॉर दिसंबर एंड, यहाँ पे मिक्स्ड ओपिनियन है। 17,000 से लेकर 18,000 के बीच में यहाँ पर रह सकता है। अभी निफ्टी 18,000 ऊपर काफ़ी टाइम से चल रहा था। हमने काफ़ी सारी न्यूज़ ये देखी थी कि 18,000 18,200 पे सपोर्ट आ गया है निफ्टी का, यानी कि उससे नीचे नहीं जाएगा। बट 17,600 के आसपास जो है क्लोज हुआ था। 16,671 यानी कि 17,670 के आसपास क्लोज हुआ था आपके फ्राइडे को। तो देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है। यहाँ पे एक इन्होंने रीज़न बताया, स्पर्ट इन FPI सेलिंग, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर लोग सेल ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं, FPI सेलिंग ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो बाहर से लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा सेल ऑफ कर रहे हैं। दूसरी बात की हाई इन्फ्लेशन की वजह से और राइज इन इंटरेस्ट रेट की वजह से। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और इकोनॉमिक्स की चीज़ बताता हूँ। इन्फ्लेशन जब होता है इकोनॉमी के अंदर तो आपको मतलब ऐसे कॉमन सेंस से लगता है कि इन्फ्लेशन के अंदर ये मनी की सप्लाई कम हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता। मनी की सप्लाई बढ़ने की वजह से ही इन्फ्लेशन होता है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ी हुई है तो आप खुद बताएं कि जब इकोनॉमी के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसा है
तो जो बैंक्स लोन देंगे जिससे पैसा और बढ़ने वाला है वो कम इंटरेस्ट पे देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे देंगे? वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे देंगे, क्योंकि कम लोन जाएगा तो थोड़ी मनी सप्लाई जो स्टेबल हो सकेगी किसी तरीके से। तो वो जो इसी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे राइज इन हाई इंटरेस्ट रेट, मतलब राइज इन इंटरेस्ट रेट्स हो चुका है ताकि किसी तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे आपको बात जो जाननी है वो ये है कि मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन क्यों आता है। ये आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगी तभी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ज़्यादा डिमांड करेंगे, इसके में क्या होगा, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो प्राइसेस का बढ़ना ही तो इन्फ्लेशन होता है। तो इस वजह से जो है इस तरह से ही चलता है। तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। इसमें एक और छोटी सी बात है कि जो आईपीओ की फ्लड आ रखी है एक तरह से, पहले अभी अगस्त के टाइम पे बहुत बड़ी फ्लड आई थी, उसके अंदर 4 आईपीओ तो सेम डे को चल रहे थे और बहुत सारे आईपीओ और भी आगे पीछे थे। और उसके बाद भी अभी जो आपको पता ही है अभी चलने लग रही है, नायका का आईपीओ चल रहा है, फिनो पेमेंट्स का चल रहा है, बहुत सारे सिगाची, बहुत सारे चल रहे हैं, पेटीएम का भी आने वाला है। सो वो जो फ्लड ऑफ आईपीओ है वो भी एक, मतलब उसको भी डेडिकेट किया जा सकता है जो ये स्टॉक मार्केट के अंदर फॉल आ रहा है। सो ये मैंने आपको पहले भी इसका रीज़न बताया हुआ है, एंड दैट इज़ कि मनी वहाँ पे जाके एक तरह से चैनलाइज हो रही है जो पहले स्टॉक मार्केट के अंदर थी। नाउ टैक्समैन वाइडन्स पंडोरा प्रोब अगेंस्ट इंडियंस, बहुत ही बेसिक बात है। टैक्समैन का यहाँ पे मीनिंग है आईटी डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट। तो वो जो है वाइडन कर रहा है पंडोरा प्रोब को, यानी कि पंडोरा पेपर्स मैंने आपको बताया था लीक हो गए, इसके अंदर से कुछ जो लोगों ने फ्रॉड जैसी चीज़ कर रखी थी, है कुछ असेट्स को अपने हाइड कर रखा था, कुछ चीज़ों को फेकली शो कर रखा था, मतलब अपनी मेन कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर। तो वो चीज़ें जो है एक तरह से बाहर आ गई हैं, वो दिखने लग गई हैं अब। तो पंडोरा पेपर्स के लीक होने के बाद काफ़ी सारे इंडियंस के ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं इन सब से रिलेटेड, फाइनेंशियल उससे रिलेटेड। तो वहाँ पर जो है टैक्समैन यानी कि आईटी इंडस्ट्री ने भी अपना उसके अंदर डाला है कि जो आप चीज़ें जो छुपा वगैरह रहे हो उस पर टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें वाइडन हो गया, यानी कि और ज़्यादा लोगों को इन्होंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दिया। तो पंडोरा पेपर जब लीक हुए थे उसके बाद मुझे जितना लगता है यहाँ पर ये हुआ होगा कि जो क्वेश्चनिंग के लिए वारंट्स बनवाने होते हैं और जो किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए वारंट बनवाना होता है, तो उसमें वो सब काम भी चल रहे होंगे। तो अब से जो है मेन काम शुरू होगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनिंग, ये सब शुरू होगा। तो अब हो सकता है आपको आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें दिखें कि ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, इस तरीके से। नाउ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गया, मैंने आपको बोला अभी आर बीइंग टोल्ड टू स्पेल आउट, ये वही है कि क्या क्या आपको बताना पड़ेगा अगर मतलब होती है तो इन्वेस्टिगेशन। तो आपको अपने बैंक अकाउंट क्या है जो अपने बंद करवा दिए वगैरह, और जो कुछ ऐसी आपकी फर्म्स है जो डिसॉल्व हो चुके हैं। फर्म्स मतलब एसेंशियली पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डायरेक्टरशिप्स जो आपकी ओवरसीज फर्म्स के अंदर है, डायरेक्टरशिप मतलब किसी कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर की पोस्ट पे हो, जो फेक कंपनी है, जो कंपनी बंद हो चुकी है, उस तरीके से। टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस ओवर द पास्ट 16 ईयर्स, वो ये कि आपका जो, जैसे अगर कोई पर्सन है वो यहाँ पे भी किसी कंपनी का डायरेक्टर है या कोई टैक्स पे करता है और वो मतलब किसी और कंपनी में जाके, किसी और कंट्री में जाके भी बिजनेस करता है, वहाँ की रेजिडेंसी ले लेता है, तो वो उस तरीके से वहाँ पे उसका टैक्स बच जाएगा और यहाँ पे वो पे कर लेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि टैक्सेस कम हो तो वहाँ पे बच जाएगा उस तरीके से। अच्छा, रेजिडेंसी का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको सर्टिफिकेट वगैरह कुछ लेना है। रेजिडेंसी का इंडिया में तो बहुत ईजी रूल है कि आपको यहाँ पर 182 डेज़ के आसपास रहना होना चाहिए कि आप यहाँ पे रहते हो, प्लस आप जो है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कंजम्पशन कुछ यहाँ पे कर रहे हो, कुछ यहाँ पे परचेज सेल कुछ ऐसा कर रहे हो यहाँ पर, तो उससे आपका जो है रेजिडेंसी आपको मिल जाती है। सो मतलब सेल नहीं ज़रूरी होता, परचेज ही ज़रूरी होता है। सेल तो मतलब नहीं करते हैं, परचेज ज़रूरी होता है। कुछ आप बेसिक खाने वगैरह की चीज़ें और वो सब चीज़ें यहाँ पे सेल परचेज कर रहे हैं। नो नीति वर्ल्ड बैंक रेडी फॉर ईवाई फाइनेंसिंग पुश। तो न्यूज़ तो ये बहुत बेसिक है, बट अगर आपको नीति आयोग के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक मतलब ऐसे साइड में उसको करके बताता हूँ, जनरल नॉलेज वाली चीज़ें। उसके लिए नीति आयोग जो है बेसिकली एनडीए की गवर्नमेंट ने, एनडीए नहीं पता तो बीजेपी एसेंशियली जो कोलिएशन गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो उन्होंने जो है सेटअप करवाया था 2015 के अंदर। तो पहला पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं। सेकेंड जो है नीति आयोग का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं इसको। नो इसका पहले जो ये काम करता था, प्लानिंग कमीशन काम करता था, प्लानिंग कमीशन, पीएल से प्लानिंग हो गया एंड कमीशन। सो इसको जो एक तरह से रिप्लेस कर दिया जो नीति आयोग है इसने। नो ये जो है बेसिकली इसका एक और नाम चलता है पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक। तो मैं यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ये लिख दिया मैंने। अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके अंदर कि क्या क्या फुल फॉर्म है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक इसका ये नाम है, एक और नाम है इसका। सो यहाँ पर क्या है कि ये सारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन का
थिंकिंग का काम करता है, मतलब बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशन का ही काम करता है सारा। जो गवर्नमेंट को कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करानी है तो उसके एक तरह से कमेटी बनाने की कोशिश वो नहीं करते हैं, वो इसको सौंप देते हैं नीति आयोग को, कि नीति आयोग एक बार अपना अल्टीमेटम दे के बताएगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली पूरी गवर्नमेंट के लिए सोचने का काम करता है ना। यहाँ पर नीति आयोग ने और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर जो है इंडिया के ईवी के अंदर, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पूरे सेगमेंट के अंदर कुछ सोचा है। तो उसके अंदर उन्होंने बोला है कि वो एक इंडिया की का ईवी जो है वो इतने ग्रोइंग स्टेज पर है और इतना पोटेंशियल उसके अंदर दिखता है कि हम उसके अंदर 1.5 बिलियन की जो है उन्होंने अट्रैक्ट की है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक के थ्रू। सो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने बोला कि आप पहले मुझे प्रूव करो कि आप खुद आप इस पर विश्वास करते हो, इस चीज़ पे जो आप मेरे को कह रहे हो। सो यहाँ पर क्या हुआ, इसी की वजह से SBI के साथ मिल करके नीति आयोग ने कह सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कह सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो है SBI से मिल करके एक सेटअप किया, एक उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनवाया, फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक 300 मिलियन की फंडिंग देगा आपका जो SBI है गवर्नमेंट को कह लो या फिर कुछ ऐसी कंपनीज जो ईवी के अंदर काम करती हैं। यहाँ पे ऐसी किसी कंपनी का मेंशन नहीं किया हुआ है। सो अगर ऐसी कोई कंपनी है तो उसको 300 मिलियन की फंडिंग मिलेगी ईवी बनाने के लिए, दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए। सो वहाँ पर जो फर्स्ट लॉस होगा वो आपके SBI के साथ शेयर होगा, यानी कि अगर मान लेते कोई बड़ा लोन भी ले लिया तो वो भी SBI के साथ शेयर होगा। और अगर कोई ऑपरेशनल लॉस हो जाता है, यानी कि प्रोडक्शन में कोई लॉस हो गया या सेल उतनी वैल्यू पे हो ही नहीं पा रही तो कम करके सेल करनी पड़ी, तो वो लॉस हो गया। सो उसका जो सारे लॉसेज हैं वो सब है आपके SBI एक तरह से बियर करेगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को इससे हो सकता है कि आपके वो हो जाए, ट्रस्ट हो जाए, तो उस वजह से यहाँ पे किया गया है। और CEO जो है नीति आयोग के, यहाँ पे एक अच्छा डेटा मेरे को अभी अभी दिखा, अमिताभ कांत हैं, ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सो ये हमने जो डिस्कस कर लिया। अगर आप उसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मतलब जो फर्स्ट पेज के ऊपर 3 आर्टिकल है इसके अंदर। अच्छा दैट अगर मैं एक और बात बताऊं कि तो आपको एक सेकंड चैनल है मेरा, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर एक छोटी सी कल मैंने वीडियो डाली थी कि आप स्टॉक मार्केट को कैसे सीख सकते हैं। फ्री कोर्सेज हैं और एक कोर्स में सर्टिफिकेट भी है। सो वहाँ पर वो वैसे पेड कोर्सेज हैं, आपको कैसे फ्री में एक्सेस करना है उसको, वो मैंने उसके अंदर वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहें तो उसके अंदर से सीख सकते हैं। ना हम चलते हैं ETM आगे चौथे सेक्शन के ऊपर। Now, promoters upholding in NSE companies push institutional stake to 3-year low। बहुत ही बेसिक बात है कि आपके जो प्रमोटर्स हैं NSE के अंदर कंपनीज जो है, अच्छा NSE के अंदर जो कंपनीज है वो आपकी उसका एक जो फिगर बनती है वो है 1600 के आसपास, और जो BSE के अंदर कंपनी है वो 5000 के आसपास है। सो ये आपको मतलब थोड़ा डेटा पता होना चाहिए इसका। और जो NSE के अंदर बेसिकली जो टॉप कंपनीज हैं इसके अंदर जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के एक तरह से आप फाउंडर कह सकते हैं, जो मेन पर्सन है, वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। इसमें आपको खुद भी समझ में आ ही रहा होगा चीज़ कि कॉन्फिडेंस शो करता है कि उनको अपनी खुद की कंपनी के अंदर और उनकी खुद की कंपनी के ग्रोथ के अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये हुआ नाउ पुश इंस्टीट्यूशनल स्टेक टू 3-year लो। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो ओनरशिप तो पूरी 100% ही रहेगी, तो ओनरशिप के अंदर अगर कोई अपनी ओनरशिप बढ़ाएगा तो किसी की कम होगी, सीधी सी बात है। वो जिससे खरीदेगा, जो ओनरशिप बढ़ाने के लिए क्या करेगा, शेयर्स को खरीदेगा, तो शेयर्स को कोई ना कोई खरीदेगा तो कोई ना कोई सेल करेगा, तो जो सेल करेगा उसकी ओनरशिप कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हुआ इंस्टीट्यूशनल स्टेक जो है इन कंपनीज के अंदर कम हो गया। तो इंस्टीट्यूशनल स्टेक का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बैंक है, तो इंश्योरेंस कंपनी है, कोई म्यूचुअल फंड है, तो ये सब जो है इंस्टीट्यूशनल के अंदर आते हैं, यानी कि बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स जो होते हैं तो वो आते हैं। सो इसके अंदर इनका जो है स्टेक जो है इन कंपनीज के अंदर 3-year लो के ऊपर चला गया। अच्छा, हो सकता है आपको कई जगह पेंट करके, मतलब न्यूज़ को पेंट करके एक तरीके से ये वाली न्यूज़ दिखाई जाए सिर्फ कि इंस्टीट्यूशनल स्टेक जो है कम हो गया, और वैसे ही अभी तो आपको दिख रहा है फॉल चल रहा है, तो यहाँ पर जो आपका फॉल बहुत ज़्यादा आने वाला है बुरे वाला, तो ये आपको दिखाया जा सकता है। बट यहाँ पे आपको रीज़न समझ में आ गया कि क्यों आपका कम हो रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रीज़न है अपने आप में। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने डेटा दिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन इन्होंने किया है। दिसंबर क्वार्टर, मतलब दिसंबर क्वार्टर नहीं होता है, सॉरी दिसंबर क्वार्टर होता है, दिसंबर क्वार्टर से लेकर 41% थी यहाँ पर होल्डिंग जो है, तो उसमें मार्च में कितनी हुई 19 से लेकर अभी तक सितंबर 21 जो लास्ट क्वार्टर गया है, इसके अंदर 44.9% की होल्डिंग तक इन्होंने बता रखा है, जो यानी कि 41 से लेकर 44 या 45 आप कह सकते हैं, 45% के आसपास हो गई है। और यहाँ पर जो है ये आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और बस ये दोनों ही हैं जो आपके इंस्टीट्यूशनल के अंदर आते हैं। अगर आप इनको मिला लेंगे तो मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ।
6.99 प्लस 5.53, तो आपका ये हो गया 12.5 के आसपास। तो 12.5 से लेकर अभी तक तो बढ़ा ही है, यानी कि नहीं तो बढ़ा नहीं, 11% के आसपास हो गया, 11-12% के आसपास हो गया। सो ये हो गया कि आपके 3 ईयर लो पर चल रहा है अभी के आसपास। तो ये बहुत बेसिक बात ही। प्रमोटर्स इंक्रीजिंग स्टेक्स इन ओन कंपनीज शो कॉन्फिडेंस ऑन इकोनॉमिक रिकवरी एंड वैल्यूएशन। हाँ मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट है वैल्यूएशन वाला, कि अब ये जो चल रहा था कि वैल्यूएशन हर कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के अंदर खुद ही प्रमोटर जो है इसी प्राइस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब अच्छी बात है कि ये जो प्राइस लेवल है वो एक अच्छा है, यानी कि वैल्यूएशन इस कंपनी की इससे ऊपर ही मान के चल सकते हैं। सो इस तरह से ये होगा। निफ्टी में वीकन फर्दर इंजॉय सपोर्टेड 17,500। बहुत ही बेसिक बात है कि हमने पहले देखा भी था ऐसा कुछ कि 18,200 पे पहले सपोर्ट मिल रहा था निफ्टी को, ओवर अभी बहुत ज़्यादा फॉल कर गया 4% के आसपास। सो अभी 17,500 के आसपास इसका नया सपोर्ट आ गया। अगर आपको सपोर्ट नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जैसे 3 ट्रेंड्स होते हैं, 3 में आपको 2 तो पता ही होंगे। एक ट्रेंड होता है आपका इंक्रीजिंग, एक ट्रेंड होता है आपका डिक्रीजिंग। मैंने ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी, बट स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ऐसे 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 करके कुछ होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी एक ही डायरेक्शन के अंदर चीज़ नहीं जाती है, जो नीचे जाएगी तो भी ऐसे इस तरीके से जाएगी। खैर, तीसरा जो आपका ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज का ट्रेंड। साइडवेज के अंदर आपको वैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे आपकी ऐसे स्टॉक जा रहा है, फिर उसके अंदर कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो गया, थोड़ा बहुत हो सकता है बढ़े, थोड़ा बहुत नीचे जाए, बट कुछ स्टेबल हो गया, फिर वापस से उसको ब्रेकआउट मिलता है और वो ऊपर चले जाता है या नीचे चले जाता है, वटएवर। सो यहाँ पर जो है ये जो बीच में पूरा ट्रेंड बना, ये एक साइडवेज ट्रेंड है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर आपकी 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका रेजिस्टेंस, मैं आर लिख देता हूँ रेजिस्टेंस के लिए, एंड एस लिख देता हूँ सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी के लिए। तो सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग एक एस्टिमेट निकाला जाता है जिसके नीचे आपका स्टॉक प्राइस लेवल्स नहीं जाएंगे, और एक रेजिस्टेंस होता है कि ऊपर, इससे ऊपर नहीं जाएंगे हमारे स्टॉक प्राइस लेवल्स जो है। ये एस्टिमेटेड फिगर्स हो सकती हैं जो मतलब कंपनीज के उसके अंदर लगाई जाएँ। तो यहाँ पर यही है कि आपका सपोर्ट जो है अभी निफ्टी का 17,500 के आसपास चल रहा है, यानी कि इससे नीचे नहीं जा सकता। द इंडेक्स फेल 2.5% लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही 2.4% गिर गया पूरा। सो ये हमने छोटा सा बात देख लिया ना। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इसके अंदर, बट इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ है और मैं एक बार टाइम स्टैम्प भी नोट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर 3 सेक्टर्स दैट विल आउट परफॉर्म बैंकिंग, IT, रियल एस्टेट। 3 सेक्टर्स दैट विल अंडर परफॉर्म मेटल, ऑयल, गैस, ऑटो। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है कि इन्होंने खुद का एनालिसिस करके, जो इन्होंने वो वाला पोल किया था ना जो ऊपर जिसका डेटा था कुछ, तो वही सेम पोल है, उसके अंदर कुछ और इम्प्लीकेशन इन्होंने निकाल लिया कि हालांकि स्टॉक मार्केट फॉल करेगा बट कुछ सेक्टर्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता या नहीं समझ में आ रहा, तो इसके अंदर जैसे आपने सुना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक इंडेक्स के अंदर। एक इंडेक्स के अंदर बहुत सारी सेक्टर्स से कंपनी होती है, तो 1 डूबेगी, 2 डूबेंगी, 3 डूबेंगी, मतलब सेक्टर्स, तो बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं हो सकता है इमर्ज कर जाए। तो वैसा अगर हम कुछ देखें तो यहाँ पर बैंकिंग और IT और रियल एस्टेट सेक्टर इन्होंने बताया जो बढ़ सकता है, और मेटल, ऑयल एंड गैस एंड ऑटो नीचे जा सकता है। तो ये बहुत ही बेसिक बात है। अगर आप मतलब मैं इसमें कहना ही चाह रहा हूँ कि आप चाहे तो चेक कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर बैंकिंग, IT कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, हालांकि अगर स्टॉक मार्केट फॉल आता है तो। सो मैं नोट कर लेता हूँ और बाकी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है, एंड यूज़र लेंडिंग रेट्स फॉल टू 5 ईयर लो इन सितंबर। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, भाई इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। तो एंड यूज़र लेंडिंग रेट का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लेते कमर्शियल बैंक है, बड़ा कमर्शियल बैंक है, SBI है जैसे, तो SBI ने जो गवर्नमेंट से मान लेते हैं लोन लिया है, तो जितने भी % पे लिया है तो वो एक रेट हो गया, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो SBI ने मान लेते हैं लोन दिया आगे IOB को, इंडियन ओवरसीज़ बैंक को, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने मान लेते हैं SBI से लोन लिया, तो SBI बीच में अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रखेगा, जो उसने RBI से लोन लिया मान लेते हैं 5% पे लिया, तो वो आगे 6% पे देगा फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जो IOB है यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, मान लेते इसकी कोई ब्रांच है, तो वो कंज्यूमर को लोन देती है, किसी भी कंज्यूमर को पर्सनल लोन दिया मान लो, तो वो पर्सनल लोन जिस रेट पे देगी तो वो एंड यूज़र लेंडिंग रेट बन जाएगा, यानी कि एक ऐसा रेट जिसपे जो बैंक है वो कमर्शियल पर्सन को, या फिर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कस्टमर को जो है लोन देती है फाइनल कंज्यूमर को, तो वो एंड यूज़र लेंडिंग रेट बन जाता है। तो यहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं बेसिकली वो फॉल कर गए हैं 5 ईयर लो पर सितंबर के अंदर। इस सितंबर के क्वार्टर का कंपैरिजन किया है जिसे हमने ऊपर देखा था प्रमोटर होल्डिंग के अंदर, तो वहाँ पे जो है यही कि आपका 5 ईयर लो पे चला गया। सो हमने देख लिया। नाउ यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया प्लंज्ड। प्लंज्ड का मीनिंग होता है फॉल करना, यानी कि फॉल करना बहुत बेसिक आपको समझ में आएगा वो। ना यहाँ पर एक इन्होंने और पॉइंट बताया, यहाँ पर नॉन फूड क्रेडिट रोज 6.8% ईयर ऑन ईयर। बहुत ही बेसिक बात है, बट आपको नॉन फूड क्रेडिट यहाँ पे समझना पड़ेगा।
नॉन फूड क्रेडिट समझने से पहले आपको फूड क्रेडिट समझना पड़ेगा, बाकी सारा क्रेडिट नॉन फूड क्रेडिट अपने आप हो जाएगा। तो फूड क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, सो वो जो दोनों चीज़ें हैं वो FCI को लोन देते हैं। FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों को लोन देते हैं। ये किस पर्पज़ के लिए लोन देते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्पस होता है इस लोन के पीछे वो ये होता है फूड अक्वायर करना, जो राशन आपको पता होगा, राशन अक्वायर करना, या जो और मिड डे मील स्कीम वाला जो सब जो होता है वो सब अक्वायर करना। मैं यहाँ पे AC क्यों लिख देता हूँ, जो फूड इस चीज़ों के लिए अक्वायर करना होता है गवर्नमेंट पर्पजेज़ के लिए, तो वो सब मिला जुला के अगर कोई उस पर्पज़ के लिए लोन लेता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिया कि हमें राशन अक्वायर करना है, सो वहाँ पर जो वो क्रेडिट बनेगा, यानी कि जो लोन बनेगा वो फूड क्रेडिट के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर नॉन फूड क्रेडिट क्या हुआ कि ये जो 2-3 पर्पसेज हैं, इसके अलावा जो है जो भी लोन चलता है, पर्सनल लोन्स हो गए आपके, बाकी लोन्स आपको पता ही है सारे, तो वो हाउसिंग लोन वगैरह वगैरह, तो वो सब नॉन फूड क्रेडिट के अंदर आती है। तो ऐसे ही मतलब ये ऐसा नहीं है कि अकेला नॉन फूड ही निकाला जाता है, नॉन हाउसिंग निकाला जाता है, नॉन पर्सनल निकाला जाता है, सब निकाला जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक डेटा यूज़ कर लिया जो यहाँ पे इनको मेरे ख्याल से रेलिवेंट लगा होगा। तो 6.8% जो है यहाँ पे बढ़ गया है। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली इस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं जाता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट को ही लोन दे रहे हैं तो गवर्नमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके गवर्नमेंट बैंक से क्या करेंगे। सो वहाँ पर अगर गवर्नमेंट से कम लोन इंटरेस्ट में हम दे रहे हैं तो ओवरऑल इंटरेस्ट के रेट्स जो हैं फॉल कर सकते हैं, मतलब अगर हम एवरेज निकालते हैं। सो एक्सेस लिक्विडिटी हैज़ बीन प्रॉम्प्टिंग बैंक्स टू लैंड एट लो रेट्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ सम मार्जिन सेक्रीफाइस। वो ये कि अगर आप लो रेट्स पे अपना बैंक को लोन, मतलब लोगों को लोन देंगे, चीज़ों को लोन देंगे, तो आपके मार्जिन को तो इफेक्ट करना ही पड़ेगा, आपको अपना मार्जिन कम रखना पड़ेगा। द नेट डेली सरप्लस लिक्विडिटी इन सिस्टम वॉज इन द रेंज ऑफ 6.7 लाख करोड़ एंड 9 लाख करोड़ इन सितंबर। वो ये कि आपकी मनी सप्लाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इससे आपके लो इंटरेस्ट रेट हम दे रहे हैं ताकि वो ये कि बैलेंस हो जाए किसी तरीके से। सो ये हो गया यहाँ पर। नाउ यहाँ पर MCLR फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव स्टेबिलाइज्ड, suggesting that risk premium is falling owing to improved economic condition amid sluggish demand for credit। तो मैंने पूरा बड़ा थोड़ा मैंने पढ़ लिया फिर भी, बट यहाँ पर MCLR का आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ आपको MCLR अगर नहीं दिखा तो ये रहा MCLR। तो MCLR का मीनिंग होता है बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। इतनी सारी इंग्लिश, बट इसमें मीनिंग क्या होता है कि जो बैंक है उसको कितने इंटरेस्ट पे जो है मिला है खुद से लोन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि SBI को जैसे RBI से लोन मिला है, सो वो कितने इंटरेस्ट रेट पे मिला है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उसमें मार्जिन प्लस करके एक ऐसा रेट निकाला जाता है कि जिसके ऊपर बैंक को कम से कम जो है लोन देना ही पड़ेगा, इससे नीचे वो नहीं जा सकता है। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे बैंक को लोन देना पड़ेगा एंड यूज़र को, क्योंकि अगर उससे कम देगा तो उसको लॉसेज हो जाएंगे, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर, दोनों टर्म्स के अंदर। सो ये हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, मतलब इसके ऊपर जैसे मार्जिनल कॉस्ट मान लेते हैं चल रही है 4% चल रही है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट प्रीमियम चार्ज करता है जो बैंक है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, मेरे को ये बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस पे वो लोन दे रहे हैं, यानी कि 6% पे मान लेते हैं। तो जो 2% है बेसिकली इसको प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो बैंक चार्ज कर रहा है, इसके बिना भी काम चल जाएगा बैंक का, बट वो प्रीमियम अमाउंट ऑफ चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया था इसके अंदर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिस्क प्रीमियम जो है, तो इसीलिए मैंने जो है यूज़ कर लिया यहाँ पर, आपको समझा दिया। सो हमारा जो पूरा कवर हो चुका है। अगर आप इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको सारा इसके अंदर बताई दिया है। और इसके अंदर एक और छोटी सी टर्म है वेटेड एवरेज। मतलब वेटेड एवरेज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लेते कि आपने वैसे पढ़ा ही होगा, जैसे अगर मान लेते इंटरेस्ट रेट है 6%, तो उसके ऊपर हमने दिया 100 करोड़ का लोन फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4%, उसके ऊपर हमने दिया 1000 करोड़ का लोन। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे कि हमने कितने मतलब उसका लोन दिया अभी तक टोटल, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि 6 + 4 / 2 5%, तो ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या निकाला जाता है, बेसिकली मल्टीप्लाई करके थोड़ा काम चलता है। यहाँ पर 6 × 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 600 हो जाएगा, और 4 × 1000 हम मल्टीप्लाई करेंगे 4000 हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो दैट इज 4600। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे टोटल वेट्स से, वेट्स का मतलब ये जो चीज़ चल रही थी इससे हम डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 4600 डिवाइडेड बाई 1100। तो ये आपके अप्रोक्सीमेटली 4% समथिंग हो गया। तो ये आपका एक
सही वेटेड एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज बोला हुआ था, इसलिए मैंने ये भी आपको यहाँ पर बता दिया। तो आई होप आपको सारे डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको नहीं हुए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक PDF चाहिए तो आपको जो है एक नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स। हमारे जो है 2000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल से 1 सितंबर को ही 1000 हुए थे, 1 नवंबर को 2000 हो गए 2 मंथ्स के अंदर अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।